इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। सभी किसान भाई बहनों को मेरा नमस्कार। मैं हूं सुषमा शर्मा, आपके साथ इस कार्यक्रम में जुड़ चुकी हूं जिसका नाम है किसान की बात। और ये कार्यक्रम सिर्फ मैं लेकर नहीं आई हूं, मेरे साथी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी स्वागत है। मेरा नाम विनोद कुमार। जी विनोद। और सुषमा, आज जितने भी हमारे श्रोता हैं जो कार्यक्रम सुन रहे हैं, खासतौर से अगर बात करें कि फरवरी का जो पहला हफ्ता है, सबको इंतजार रहता है। बिल्कुल सही बात। मैं आपका इशारा समझ गई कि सबको इंतजार रहता है कि बजट का और अंतरिम बजट क्या होगा। तो श्रोताओं, किसान भाइयों, वर्ष 2024 का अंतरिम बजट घोषित हो चुका है। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा ये बजट कल यानी 1 फरवरी 2024 को प्रस्तुत किया गया। और इस बजट में किसानों के हित के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। और जैसा कि विनोद, हम सबको पता है कि देश की अर्थव्यवस्था के रीढ़ कहे जाते हैं हमारे ये किसान। बिल्कुल, क्योंकि सभी जानते हैं कि देश के विकास में किसानों का महत्वपूर्ण योगदान, हाँ, बहुत बड़ा योगदान होता है और किसानों को साथ में लेकर तो चलना ही होगा। बहुत जरूरी है। देखिए, अगर देश को मतलब उन्नतिशील बनना है, उन सारी चीजों के लिए मतलब कहीं ना कहीं आपका जो किसान है वो अगर डेवलप कर रहा है अच्छे से, तो सीधी सी बात है जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो भी ग्रो करेगी। बिल्कुल ग्रो करेगी। और जो कल अंतरिम जो बजट आया है, तो किसानों के हित में बहुत सारी मतलब चीजें ऐसी हैं जो वहाँ पे बहुत फायदे के लिए हैं। चाहे हम बात करें कि जो सब्सिडी उनको मिलती है यूरिया के लिए या फिर जो कीटनाशक हैं उनके लिए, और दूसरा जो मानधन योजनाएं हैं किसानों के हित के लिए, हम मान के चल सकते हैं कि भाई अंतरिम बजट में बहुत अच्छी अच्छी चीजें आई। बिल्कुल। तो इस अंतरिम बजट को लेकर कृषि विशेषज्ञों से एक परिचर्चा की गई यहाँ पर, और जिसका विषय भी रहा है कि अंतरिम बजट 2024-25 में कृषि एवं पशुपालन, यानी अंतरिम बजट का जो उद्देश्य है, तो यही हमारा परिचर्चा का भी विषय रहा कि कृषि एवं पशुपालन, जिसमें विशेषज्ञों को हमने आमंत्रित किया, जिसमें रहे डॉक्टर गिरीश कुमार झा जी, प्रधान वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष हैं कृषि जैव सूचना प्रभाग, भारतीय सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली में। इसके अलावा एक और विशेषज्ञ रहे हमारे डॉक्टर प्रेमचंद्र जी, जो कि प्रधान वैज्ञानिक, राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्र एवं नीति अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली में। तो इस परिचर्चा का जो संचालन किया हमारे सहयोगी ने किया, अमित तेवतिया जी ने, और साथ ही हमारे कार्यक्रम निष्पादक श्री शिवनंदन लाल जी भी मौजूद रहे। तो आइए सुनते हैं इस परिचर्चा को। साथियों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ष 2024 का अंतरिम बजट लोकसभा में प्रस्तुत हो चुका है। माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी की घोषणाएं किसानों के परिप्रेक्ष्य में रहीं। कृषि रीढ़ रहा है हमेशा से भारत की, और इस कृषि को ध्यान में रखते हुए हमारे किसान भाई बहनों के लिए अंतरिम बजट 2024 में बहुत सारी नई उम्मीदें हमारे किसानों तक पहुंची हैं। आशा है कि इस देश का किसान अब बलिष्ठ होता रहेगा। जो एक आशा की किरण है, निश्चित रूप से किसान हर बार बजट के माध्यम से देखता है। आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे अंतरिम बजट 2024 पर। इसके लिए हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर गिरीश कुमार झा को। आप प्रधान वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष हैं कृषि जैव सूचना प्रभाग, भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली से। आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। और इसी क्रम में हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रेमचंद जी। आप भी वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, भारतीय कृषि अर्थशास्त्र एवं नीति अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली से। डॉक्टर साहब, आपका भी कार्यक्रम में अभिनंदन। धन्यवाद। वहीं हमारे साथ उपस्थित हैं कृषि एवं गृह एकांश के कार्यक्रम अधिकारी शिवनंदन लाल जी। बिल्कुल अमित जी, विस्तार से बात करेंगे डॉक्टर साहब से। आज जो बजट आया है, क्या कुछ किसानों के लिए है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा शिवनंदन जी। हम देखते हैं कि हमारे किसानों को आशा होती है, चाहे वो हमारा कार्यक्रम कृषि जगत हो, किसान की बात हो, इस कार्यक्रम को किसान भाई बहन सुनते हैं, उन्हें बस यही एक छोटी सी आशा होती है कि आज क्या कुछ हमारे लिए नया है। डॉक्टर गिरीश कुमार झा जी, आपसे हम पूछना चाहेंगे कि जो बजट 2024 का ये अंतरिम बजट माननीय वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया, इसको आप किसानों के परिप्रेक्ष्य में किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए, भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था का जो कृषि क्षेत्र है एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है, महत्वपूर्ण अंग है। और जो अंतरिम बजट है, जो कि बेसिकली एक वोट ऑन अकाउंट होता है, जिसमें बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स की बात नहीं की जाती है, और बहुत ही नपातुला बजट आया है। और अगर आप जहां तक कृषि क्षेत्र की बात कहेंगे तो देखेंगे कि फाइनेंस मिनिस्टर जब देश की जो 4 स्तंभों की बात कर रही थी, उस एक स्तंभ में जब उन्होंने बोला कि गरीब, युवा, महिला और अन्नदाता की चर्चा की, तो आपने देखा होगा कि अन्नदाता का एक अभिन्न स्थान है अपने। बिल्कुल। और ये अब हम सभी जान गए हैं, खास करके जब हमने कोविड के पीरियड में देखा तो देखा कि यही
ये एक क्षेत्र है विषम परिस्थिति में भी अच्छा ग्रोथ, पॉजिटिव ग्रोथ दिया था। तो नेचुरली यहाँ पे बहुत सारी, जब किसी क्षेत्र की बात करते हैं तो सबसे पहले हम जो आज के डेट में जो आज बहुत चर्चा में थी कि अभी भी उन्होंने क्लियरली मेंशन किया कि जो इनकम सपोर्ट स्कीम है, जो पीएम किसान योजना है, वो अच्छी ढंग से चल रहा है, ज्यादा से ज्यादा किसान इससे लाभान्वित हो रहे हैं। उसके बाद जो इस गवर्नमेंट का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है क्रॉप इंश्योरेंस का, उसके बारे में भी चर्चा किया गया। और जब किसान मार्केट में जाता है तो इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, उसकी चर्चा की गई। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो हम स्थिति पे पहुंच चुके हैं कि हमारा प्रोडक्शन साइड में हम एक लेवल क्रिएट कर लें। अब हमें नेक्स्ट लेवल में जाना। अगर आपको आमदनी बढ़ानी है किसानों की, तो हमें मूल्य संवर्धन, मूल्य वृद्धि में, समृद्धि में, वैल्यू एडिशन की ओर जाना पड़ेगा। और आपने देखा होगा कि क्लियर कट इस बजट में क्लियर कट इंडिकेशन था कि हम वैल्यू एडिशन के लिए तरफ जाएंगे, फूड प्रोसेसिंग की तरफ जाएंगे। और उससे रिलेटेड जो जो योजना थी, चाहे वो प्रधानमंत्री फॉर्मुलाइजेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसिंग फूड इंटरप्राइजेज है या जो किसान संपदा योजना है, इस सबों की चर्चा की गई। और विभिन्न, नॉट ओनली एग्रीकल्चर, इसके अलावा डेयरी सेक्टर का, एनिमल हस्बेंड्री का और एक्वाकल्चर का, फिशरीज का बहुत सारी चर्चा की गई। और आप देखेंगे जब सीरियल्स का भी बात आया, हम अभी तक हमने दाल में अच्छा कर लिया है, दलहन में, अब हम थोड़ा सा तिलहन में हम अभी भी मोर देन 50% जो है इंपोर्ट करते हैं, तो उसमें भी आत्मनिर्भरता की बात की गई है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो इस बजट को किसान सेंट्रिक हम कह सकते हैं कि किसानों के लिए क्या क्या हो सकता है एक इंडिकेशन दिया गया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जब इस बजट का फुल बजट आएगा जुलाई में, तो इस सब में अच्छा आउटले, अच्छा एलोकेशन होगा। जी बिल्कुल, गिरीश कुमार झा जी, आपने एक इशारा कर दिया है कि अंतरिम बजट में किसान को ही केंद्र में रख करके पूरी प्रस्तुति रही है। वहीं डॉक्टर प्रेमचंद जी, आपके लिए भी एक प्रश्न यहाँ हम ये पूछना चाहते हैं किसान भाइयों के लिए कि यदि आंकड़ों की दृष्टि से इस बजट को देखा जाए, वहीं जहाँ योजनाओं की बात अभी डॉक्टर गिरीश ने की, यदि हम आंकड़ों की बात करें तो पिछले बजट की तुलना में इसमें क्या कुछ वृद्धि हुई है और इससे किसान कितने लाभान्वित हो सकते हैं? जी अमित, सही पहचाना और सही कहा डॉक्टर झा ने कि ये एक बड़ा नफातुला है और जो सततता कृषि को देता है उसके लिए बहुत बड़े प्रयास हैं। और जैसा कि मैं कुछ आंकड़े देख रहा था, कृषि के जो बजट में लगभग 2400 करोड़ की वृद्धि हुई है। और जो वृद्धि है वो दोनों तरफ है, चाहे हम जो मेजर स्कीम है उसमें देखें, और जो बड़ा बात है वो जो हर बार हाईलाइट किया जाता है कि कृषि के जो अनुसंधान में वृद्धि होनी चाहिए, उसमें भी 450 करोड़ के आसपास की वृद्धि हुई है। तो ये एक कृषि को सततता की ओर लेके जाने वाला बजट कह सकते हैं, जिसमें काफी कुछ वृद्धि हुई है। इसी तरह से जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि जो ऑयल सीड को प्रोत्साहन के लिए, उसमें भी ज्यादातर जो फोकस है वो जो वैरायटीज, अच्छी खासी वैरायटीज हो ताकि हमारी उत्पादकता बढ़े, क्योंकि हमारे पास इतना कुछ स्कोप है नहीं कि बहुत ज्यादा एरिया बढ़ा सके। तो हमें उत्पादकता और इंटेंसिटी पे, जो सघनता पे ध्यान देना पड़ेगा। और इसीलिए उत्पादकता को बढ़ाने के लिए रिसर्च में एलोकेशन है वो बढ़ा है। जी डॉक्टर प्रेमचंद जी, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन डॉक्टर झा जी आपसे भी जानना चाहेंगे कि जैसे आपने योजनाओं का जिक्र किया, थोड़ा सा हमारे जो किसान भाइयों के लिए योजनाएं आई हैं उनके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताना चाहेंगे कि जिससे किसान भाई किस तरीके से लाभान्वित होंगे। अगर आप कृषि को देखेंगे तो कृषि का दो पार्ट है, एक प्रोडक्शन पार्ट है, एक मार्केटिंग पार्ट। जी। अब अगर आप प्रोडक्शन पार्ट का बात करेंगे तो प्रोडक्शन में फिर ये होता है कि हमने जैसा बोला कि हमारा एक लेवल है, बट इनपुट का बात होता है। तो आप सभी ने सुना होगा कि नैनो यूरिया बहुत ही सक्सेसफुल रहा, तो उसी लाइन पे नैनो डीएपी का बात हो रहा। बहुत क्लियरली कहा गया है कि नैनो डीएपी का अडॉप्शन किया जाएगा और सारे एग्रो क्लाइमेटिक जोन के लिए इसको किया जाएगा। तो फर्टिलाइजर के साइड में ये हो। दूसरी बात, मैंने जब कहा कि प्रोडक्शन का जब बात हो रहा था, तो अभी जो जिक्र किया गया कि हम अभी जब भी हम प्रोडक्शन साइड में बात करते हैं तो हमारा केंद्र जो है तिलहन पे होता है। अभी भी हम 50 to 60% मोर देन जितना हम तेल खाते हैं आज, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हम उस कंजम्पशन का आधे से ज्यादा हम आयात करते। तो उस आयात को कम करने के लिए आत्मनिर्भर ऑयल सीड अभियान चलाया गया। ऑयल सीड अभियान कंटिन्यूअसली चल रही है, लेकिन उसको एक मेजर फोकस दिया जाए। और फोकस जो अभियान है, उस अभियान में हाइल्डिंग वैरायटी तो डेवलप किया ही जाएगा, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, उसको मार्केट लिंक भी किया जाएगा, उसमें वैल्यू एडिशन भी किया जाएगा। ये दो चीजें जो है प्रोडक्शन साइड है। जब बात आती है मार्केटिंग का या वैल्यू एडिशन का, हमारा मार्केटिंग में जो इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग की बात करते हैं वो तो है ही, लेकिन जो मैंने कहा कि मूल्य संवर्धन की बात जो है, मूल्य समृद्धि की बात जो है, इसमें जो है खास फोकस किया गया है। और
इस पे ये कहा गया है कि नटसेल में कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को दिया जाएगा सो दैट कि स्टोरेज स्ट्रक्चर्स, क्योंकि एटलीस्ट किसान जब चाहे तो उसको स्टोर कर सके और अपने मन मुताबिक अपने जब सही दाम हो उसके हिसाब से बेच सके। इसके लिए स्टोरेज स्ट्रक्चर्स है। और उसके साथ उन्होंने जिक्र किया कि जो किसान संपदा योजना है जिसमें कि जो सप्लाई चेन एफिशिएंसी बढ़ाई गई थी, जिसमें कोल्ड स्टोरेज बनाया गया था, मतलब उसको थोड़ा सा हम इम्पिटस करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा, आप पहले ही हम जानते हैं कि एक योजना आई थी कि जो जितने भी इनफॉर्मल जो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज है, माइक्रो छोटे छोटे जो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज, उनके लिए एक योजना आई थी, प्रधानमंत्री फॉर्मुलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज स्कीम आया था। उसमें कुछ नहीं करना, वो यही करना था कि ये छोटे छोटे फूड इंडस्ट्री है इसको हमको फॉर्मल सेक्टर में ले जाना है, इनफॉर्मल से फॉर्मल। और कैसे ले जाना है, तो ले जाने के लिए उन्होंने कहा कि सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहिए। सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए उन्होंने एक स्कीम निकाली थी कि भाई जो है क्रेडिट जो है देंगे। आपने सुना होगा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का कंसेप्ट आया था, ब्रांड वैल्यू बढ़ाओ, मार्केट बढ़ाओ, तो उस पे जोर दिया गया। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी स्कीम्स की बात की, जैसे कि उन्होंने डेयरी के लिए भी बात किया, उन्होंने मत्स्य संपदा योजना की बात किया। ये सारी स्कीमें हैं जिसको कि आप डिटेल में देख सकते हैं। जी डॉक्टर प्रेमचंद जी, आपसे भी जानना चाहूंगा कि जैसे एक कृषि उन्नति योजना की शुरुआत हुई है, हाँ जी, इसमें क्या सुधार किया है? देखो, कृषि उन्नति योजना में ना बहुत सारी ऐसी स्कीम थी, छोटी छोटी स्कीम थी, उनको एक स्ट्रीमलाइन किया गया है ताकि मतलब एक उनके मॉनिटरिंग में ठीक तरीके से मदद मिले। और जो सरकार बार बार कहती है कि जो मिनिमम गवर्नमेंट में मैक्सिमम गवर्नेंस, तो वो चीजों को साकार करने के लिए ये कदम उठाए हैं, जिसमें आपको बहुत सारी स्कीम्स जो छोटी छोटी हैं, जो उसको मिला के एक बृहद स्कीम, जो डिपार्टमेंट है उनको भी थोड़ा सा एक फ्लेक्सिबिलिटी दिया जाए कि हाँ वो किस तरफ से इसको, जैसे ब्रॉड एक ऑब्जेक्टिव हो गया उसका कि ऐसा हमें उन्नति, कृषि उन्नति करना है। अब उन्नति के लिए आपको क्या करना है, चाहे वो उसमें बीज से रिलेटेड हो, चाहे वो खाद से रिलेटेड हो, वो सारी चीजें एक साथ कर दिया है, मतलब उसका इंटीग्रेशन हो, और जो इंटीग्रेशन की बात है वो हो जाए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, कहा जा सकता है कि जो सभी कृषि संबंधी योजनाएं हैं उनको किस प्रकार से हम लागू कर सकते हैं, किसानों तक पहुंचा सकते हैं, किसान भाई बहन उनका लाभ उठा सकते हैं, उन सभी को एक प्लेटफॉर्म पर ला करके खड़ा कर दिया गया है। तो डॉक्टर साहब, अभी जैसे और योजनाओं की हम बात करें, इसमें ही मत्स्य संपदा योजना पर भी वित्त मंत्री जी आज बोली हैं, और वहीं बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो किसानों को पहले ही चल रही हैं, उनमें और क्या कुछ नया है जो किसानों तक पहुंच रहा है? देखिए, ऐसा है कि महिलाओं की, जैसे डॉक्टर साहब ने बात किया ना, जो महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, कृषकों के लिए, गरीबों के लिए, सब के लिए है, तो मैं कहना चाहूंगा कि महिलाओं का जो कृषि में योगदान, खासतौर पर मत्स्य पालन और पशुपालन में उनका बहुत योगदान, विशेष योगदान जी, और उस विशेष योगदान से महिलाएं फायदा उठाए, इसलिए सबसे ज्यादा जो बढ़ोतरी की गई है वो है मत्स्य पालन में की गई है जी। जो लगभग आरी 2023-24 में 1600 करोड़ थी, वो बढ़ा के 2200 करोड़ से भी काफी ज्यादा अधिक कर दिया गया। इसके अलावा जैसे गोकुल मिशन है, उसकी भी चर्चा की गई ताकि महिलाएं हैं वो उन सब चीजों से जो डेयरी से आमदनी हो रही है उसका फायदा उठा सके। इसके अलावा मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि महिलाओं के लिए एक विशेष अभियान चला गया, स्कीम चला गई है जिसका नाम है नमो ड्रोन योजना। इसमें सरकार क्या है कि जो 15,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको एक सब्सिडाइज रेट पे ड्रोन दिया जाएगा ताकि वो एक इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कृषि में जो लागत है उसको कम किया जा सके, और साथ ही साथ मतलब वो उस ड्रोन को से अपनी कमाई कर सकें, क्योंकि सरकार का फोकस है कि मैकेनाइजेशन को बढ़ाया जाए, ऑटोमेशन को बढ़ाया जाए, और जो कस्टम हायरिंग सेंटर्स हैं उनके ऊपर भी सरकार का बहुत जोर रहा है। ये कस्टम हायरिंग के तौर पे ही इनका देने का पर्पज है ताकि वो आगे दूसरे किसानों को, महिला किसानों को, चाहे पुरुष किसान हो, सभी को वो कस्टम हायरिंग पे दे सके। साथ ही जैसे अभी महिला की बात हो रही थी तो आपने देखा होगा क्लियरली इसमें एक जिक्र है लाखपति दीदी का जी। तो ये कहा गया कि जो 83 लाख जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है इससे लाभान्वित हो रहे हैं, और उसमें 9 करोड़ वोमेन को जो है लाभान्वित हुआ था, तो करीब 1 लाखपति दीदी हैं। तो अब ये कहा गया कि इसको ये दीदियां जो है इंस्पिरेशन का काम करें, और ये जो हमारा टारगेट है 2 करोड़ का, 2 करोड़ न करके 3 करोड़ का टारगेट बनाया जाए। तो मिला जुला के आप देखेंगे कि महिला भी एक अभिन्न अंग था इस बजट का। बिल्कुल, तो इस बात को रियलाइज किया गया है कि अगर समाज को बढ़ना है, चारों स्तंभ को बढ़ना होगा, और उसी तरह से ये बजट भी इंडिकेट कर रहा है।
बिल्कुल डॉक्टर साहब, जिस तरीके से कृषि में जो पुरुष हैं उनका योगदान है उसी तरीके से महिलाओं का भी है, लेकिन उसके साथ साथ इसमें बजट में कुछ एफपीओ के बारे में भी वित्त मंत्री जी ने बोला है। हाँ, देखिए एफपीओस भी इस स्कीम का फायदा उठा रहे हैं और वो जैसे एफपीओस को एक तरह से नहीं बहुत सारी तरीके से मदद मिल रही है। जैसे एक इक्विटी ग्रांट स्कीम है, इसके अलावा एफपीओस को जो क्रेडिट गारंटी स्कीम के लिए भी एफपीओस एलिजिबल है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि मूल्य संवर्धन और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसमें ये एफपीओस भागीदारी करें और जो पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट है उनका भागीदारी बढ़े, इसलिए उनको वित्तीय सहायता और साथ में ही उनको जो इंटरेस्ट सबवेंशन जो 3% का इंटरेस्ट में छूट दी जाती है एफपीओस को दी जा रही है। जी डॉक्टर साहब, जहाँ तक एफपीओ का बात है तो मैं आपको बता दूं जो भारतीय कृषि का जो प्रसंग है उसमें अभी भी 85% किसान जो है लघु और सीमांत किसान है। तो लघु और सीमांत किसान अगर 85% है और अगर आपको इस क्षेत्र का ग्रोथ करना, विकास करना है तो इन किसानों को लेके चलना पड़ेगा और इन किसानों को लेके चलना पड़ेगा तो हमें एक कलेक्टिवाइजेशन, इसकी ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। और एफपीओ उसी का है, जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, वो जो ये किसान है मिलके एक ग्रुप बना। जब तक वो ग्रुप एक कलेक्टिवाइजेशन नहीं करेंगे, ग्रुप में आएंगे नहीं, उनका बार्गेनिंग पावर, उनका स्केल ऑफ जो हम बोलते हैं इकोनॉमी, वो बनेगा नहीं। क्योंकि एक इंडिविजुअल छोटे छोटे किसान अगर कोई अपना सामान खरीदने जाते हैं या बेचने जाते हैं, दोनों में वो बार्गेनिंग पावर वो नहीं, जो स्केल ऑफ इकोनॉमी लेने के लिए उनको ग्रुप में आना ही पड़ेगा। और इसीलिए आपने देखा होगा इस प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो इस चीज पे बहुत जोर दे रही है। क्योंकि अगर भारतीय कृषि को अगर विकास दिशा में ले जाना है और तेजी से, तो उसके लिए कलेक्टिवाइजेशन है, जो फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, इसका बहुत योगदान है। और जितनी भी स्कीम है, सारी स्कीम में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, सारी जगह पे एफपीओ का रोल है, चाहे सेल्फ हेल्प ग्रुप है, इन लोगों का योगदान। जी डॉक्टर साहब, जिस तरीके से जलवायु में परिवर्तन हो रहा है और किसान भाई जिस उम्मीद से अपने फसलों को लगाते हैं और असमय कभी बरसात हो जाती है तो कभी सूखा हो जाता है, जो उम्मीद करते हैं कि उनकी फसल से उत्पादन मिलेगा वो नहीं मिलता है। इसके लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाई गई, तो उसमें क्या कुछ इस वर्ष जो बजट आया है उसमें क्या कुछ वृद्धि हुई है? देखो, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम में जो प्रीमियम है उसमें इफेक्टिव जो प्रीमियम रेट होती है वो किसान को देनी होती है, वो लगभग जैसे जो खरीफ फसलें हैं उसमें 2% होता है, रबी में 1.5% का होता है और इसके अलावा बागवानी फसलें हैं उसमें 5% ही अंशदान देना होता है। जैसा कि अभी मैं कुछ आंकड़े देख रहा था उसमें ये क्लियर कट निकल के आ रहा था कि 1 रुपया अगर एक फार्मर खर्च कर रहा है तो मतलब उस पे ना 5 रुपए उसको जो क्लेम है वो मिल रहा है। मतलब जो क्लेम टू प्रीमियम रेशियो है वो काफी हाई है। इसमें काश्तकार को जो रिस्क है वो कम हो जाती है। साथ ही साथ जो मतलब आगे जैसे आप आज फसल नष्ट हो गई या ओलों से, तो अगली फसल में बड़ा मतलब नुकसान होता है। अगली फसल की तैयारी करने के लिए उसको खाद चाहिए, बीज चाहिए, ये सब चीजों के लिए अगर समय से उसको इंश्योरेंस का जो क्लेम मिल जाता है तो वो आगे कुछ उसमें तकनीकी का यूज कर सकता है। साथ ही अगर हम देखें तकनीकी के यूज के लिए भी मतलब जैसे आपको ट्रेनिंग है, उनपे भी सरकार का काफी जोर है। जी डॉक्टर प्रेमचंद जी, अभी बजट 2024 में जहां नारी शक्ति वंदन का एक हमने रूप देखा, वहीं महिला किसानों की बात आपने की, तो अब सरकार पहले यूरिया से नैनो यूरिया पर अब नैनो डीएपी की ओर जा रही है। इसके विषय में हम अगर नैनो डीएपी की बात करें तो इससे होने वाला जो किसानों को लाभ है, जो उत्पादन है, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है और किसान किस प्रकार इससे आत्मनिर्भर होगा? देखिए, जो फर्टिलाइजर के केस में क्या होता है कि अभी हमारी जो उसकी यूज एफिशिएंसी कह सकते हैं उसकी जो बहुत कम है, और उसका कारण यह है कि बहुत सारा फर्टिलाइजर है वो जितना चाहिए होता है उससे ज्यादा जो बर्बाद हो जाता है। जैसे कि यूरिया के बारे में ही अगर देखा जाए तो यूरिया अगर है मोबाइल फर्टिलाइजर बोला जाता है उसको, कि वो लीच करके जमीन के अंदर चला जाता है, जितना दिया जाता है उसका का बहुत हिस्सा है वो फसल को नहीं मिल पाता है। तो जो क्या बोलते हैं, या तो नैनो यूरिया है ताकि वो पत्तियों से और वो ऐसे लिया जाएगा तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। साथ ही जो नीम कोटेड यूरिया है उससे भी उसका जो एफिशिएंसी है बढ़ती है। वही सब चीज अप्लाई करते हुए और उसकी जो सफलता है देखते हुए सरकार ने क्या किया है कि वो नैनो डीएपी को भी आगे बढ़ाने का सोचा है, इसे में कदम बढ़ाए हैं। जी डॉक्टर साहब, एक क्षेत्र आता है बागवानी का, और बागवानी विकास के लिए और खाद्य सुरक्षा मिशन पे, इसमें क्या कुछ बजट में है? देखिए, बागवानी मिशन में क्या है कि सरकार कई तरीके से इसमें मदद कर रही है किसानों की। एक तो है उनको अच्छे से कि गुणवत्ता वाले पौधे समय से मिल जाए,
तो उसके लिए नर्सरीज है, उनके लिए भी क्वालिटी नर्सरी, एग्रीटेशन ऑफ नर्सरीज है, उनके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही जो पोस्ट प्रोडक्शन है, प्रोड्यूस करने के बाद में उसको प्रोसेसिंग कैसे किया जाए ताकि जो एक साथ जो मार्केट में एक साथ ग्लट बोलते हैं जो एक साथ आ जाता है, उससे निजात पाके समय पे उसको स्टोरेज करने के लिए और प्रोसेस करने के लिए व्यवस्था मिल जाए ताकि वो उसका अधिक से अधिक लाभ उठा सके। तो इस तरह की कई सारी स्कीम है। इसके साथ ही अगर कोई एफपीओ अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अपने लेवल पे क्रिएट करना चाहता है कुछ भंडारण के लिए, कुछ प्रोसेसिंग के लिए, तो उसके लिए भी बहुत सारी स्कीम्स हैं जिससे काश्तकार है वो उसका मदद ले सकता है। डॉक्टर साहब, पिछले जो बजट आए थे उसमें जो राष्ट्रीय हर्बल मिशन को जो जैसे नदी किनारे, गंगा किनारे औषधीय पौधे उगाने की जिक्र हुआ था, तो उसका इसमें कहीं हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। जो हर्बल का है और जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है जी, उसके ऊपर सरकार का बहुत जोर है जी। क्योंकि देखिए जो रासायनिक खेती है उसके बहुत सारी चीज के विपरीत प्रभाव होते हैं, बहुत सारे नुकसान है। साथ ही साथ ना काश्तकार की लागत भी बहुत बढ़ जाती है। और जैसा कि जब क्राइसिस इस तरह की आती है बाहर से, अगर की बहुत सारी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से हमारे जो फर्टिलाइजर की जो प्राइसेस है वो बढ़ जाती हैं, उस स्थिति में अगर हम लोकली डिपेंडेंट रहे फर्टिलाइजर से, जैसे गवर्नमेंट का फोकस रहा है कि वो आत्मनिर्भरता, तो ये जो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर है वो आत्मनिर्भरता की और भी एक बड़ा कदम है। साथ ही लोगों के स्वास्थ्य के लिए तो है ही, वो तो बड़ी बात है। डॉक्टर गिरीश कुमार झा और डॉक्टर प्रेमचंद, ये विशेष जो हम बात कर रहे थे आज बजट 2024 के जो अंतरिम बजट किसानों के लिए था, निश्चित ही कहीं ना कहीं मन होता है कि सरकार भी पूरी तरह एक मन के साथ, हृदय के साथ, कंधे से कंधा मिलाकर हमारे किसान भाई बहनों का साथ दे रही है। आवश्यकता पड़ने पर, चाहे वो जैसे आपने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की बात की, क्रेडिट कार्ड की बात की, मत्स्य पालन, महिलाओं के लिए सम्मान, नारी वंदन, सब कुछ इस बजट में हमारे किसान भाइयों के लिए, पशुपालकों के लिए, और वहीं जो महिलाएं घर में, चाहे आपका दुग्ध उत्पादन से आपने बात की, अन्य प्रत्येक क्षेत्र में पूरी तरह साथ है। और कोशिश है कि देश का किसान निस दिन प्रगति करता रहे, अग्रसर होता रहे, हिंदुस्तान अग्रणी पंक्ति में वैश्विक स्तर पर हो। इसी सोच के साथ ये बजट था और बहुत अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं तक पहुंची। आप कार्यक्रम में उपस्थित हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे परिचर्चा, जिसका विषय था हमारा कि अंतरिम बजट 2024-25 में कृषि एवं पशुपालन। तो विनोद, बहुत अच्छा रहा ये परिचर्चा, जिसमें हमने बहुत सारी बातें सुनी कि हमारे किसान हैं उनके उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए इस बजट में बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं, और साथ ही साथ महिलाओं के लिए भी है। सही बात। और शुरुआत की है कहीं ना कहीं कि भाई देखो, जैसे हम बात करते हैं खाद्यान्न है, जैसे हम आत्मनिर्भर हैं आज के समय की अगर बात करें, इसके साथ साथ जैसे दलहन में भी हम काफी अच्छा कर रहे हैं अब। लेकिन समस्या जैसे एक तिलहन की आ रही थी, तो स्पेशल किसानों के हित में ध्यान रख के जो तिलहन है उसको बढ़ावा देने के लिए बड़ी अच्छी अच्छी योजनाएं लेके आए हैं। हाँ। कैसे मतलब आप जमीन पे काम करोगे, उसके लिए जो ट्रेनिंग सेंटर हैं वो भी यहाँ पे बनाए गए हैं। बिल्कुल, ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए भी बहुत जोर दिया गया है। चलिए, ये था हमारा अंतरिम बजट। अभी हाजिर होती हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। अरे क्या कर रहा है? इधर हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का उतला बोल रहा है। पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा। जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा। सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित। और 60 वर्ष की आयु से 3000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए
की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। आकाशवाणी गोल्ड पर आप सुन रहे हैं किसान की बात कार्यक्रम, और इससे पहले आपने सुना अंतरिम बजट 2024-25, जिसमें किसानों के हित के लिए बहुत सारी बातें कही गई। तो हमारे किसान भाई भी विनोद ऐसे हैं जो इस बजट के बारे में अपनी राय जरूर देना चाहते हैं। तो आइए सुनते हैं, ऐसे ही हमारे किसान मित्र हैं इंद्र प्रकाश सिंह जी, उनके विचार जानते हैं इस बजट पर कि वो क्या कहते हैं। जी, मैं इंद्र प्रकाश सिंह गोरखपुर का रहने वाला हूँ। आज जो मैं खास करके वेजिटेबल पे काम करता हूँ, परंपरागत भी खेती में करता हूँ, और आज केंद्र सरकार के द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया उसका अवलोकन करने पे ये मालूम चला कि ये सरकार वास्तव में किसानों के हित में काम कर रही है। जैसे किसान निधि का न बढ़ना ये महत्व नहीं रखता है, लेकिन किसान कैसे समृद्ध हो इस पे जो सरकार ने कार्य योजना तैयार की है वो अपने आप में उल्लेखनीय है। जैसे मत्स्य पालन, दुग्ध पालन, कुक्कुट, तीनों विधाओं में केंद्र सरकार अपना बजट बढ़ाई है। और अगर एक किसान संतृप्त होना चाहता है, किसान की आय दूनी तीन गुनी होना है अगर, तो बिना ये सभी विधाओं को अपनाते हुए एक किसान ऐसा नहीं है कि वो केवल गेहूं धान लगाता है तो वो किसान है। सब्जी भी करे, कुक्कुट भी पाले, मत्स्य पालन भी करे, यानी एक तरीके से केंद्र बिंदु में किसान को रख के जितनी कृषि की विधाएं हैं एक जगह की जा रही हैं, और इसमें सरकार उल्लेखनीय कार्य कर रही है। और मुझको लगता है कि अगर ऐसे बजट आते रहेंगे तो किसानों का हित उसमें निहित होगा। ये सरकार जो किसान को पूर्णतः संतृप्त करने की जो बात की है सभी विधाओं को लेकर के, उसके लिए केंद्र सरकार हम एक किसान की हैसियत से उसको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और अब सुनते हैं एक ऐसे ही हमारे किसान मित्र हैं योगेश जैन जी, उनके भी विचार हम जानते हैं। योगेश जैन चित्रकूट से। आज देश का आम बजट आया हुआ है जिसमें किसानों के लिए सरकार ने सरसों, मूंगफली की खेती के लिए बढ़ावा देने के अपने प्रयास किए हैं। कृषि के लिए एक मॉडर्न स्टोरेज की सप्लाई चेन बनाने के लिए भी सरकार ने योजना बनाई है। डेयरी किसानों की मदद के लिए भी एक योजना आई हुई है, और सरकार लगातार नैनो डीएपी के लिए इस्तेमाल के लिए किसानों को जो कह रही थी उसको भी बढ़ावा दिया जाने के लिए भी इस बजट में प्राविधान है। किसानों को किसान सम्मान निधि एवं फसल बीमा होता है, उसके लिए भी सरकार ने इस बजट में प्राविधान बढ़ा के किया है, जिससे कि किसानों को फसलों में जो नुकसान होता था उसमें उनको जो नुकसान की भरपाई है सरकार के द्वारा की जाएगी। इसी प्रकार किसान सम्मान निधि भी है, जो किसान अब रह गए थे उनको भी किसान सम्मान निधि देने की बात सरकार ने इस बजट में की है। बजट एक प्रकार से सरकार का एक साल का आकलन होता है, तो किसानों के लिए लगातार सरकार योजना इस बार लाई है 5 वर्षों में। बजट में कुछ विशेष उस तरह के अलग से नहीं आया है, निरंतर सरकार किसानों के लिए सोच रही है, तो इसलिए इस बजट में हम संतुलित बजट कहेंगे, कोई अलग से योजना नहीं आई। तो विनोद, ये थे हमारे किसान मित्र जो कि अपने अपने विचार दे रहे थे अंतरिम बजट पर, और उम्मीद भी करते हैं कि ये जो बजट है हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी हो, और कहीं ना कहीं उन योजनाओं का या जो भी इनको लाभ मिल रहा है हमारे किसानों को उसका फायदा उठाएं और कृषि जगत में उन्नति की ओर अग्रसर हों, यही हम शुभकामनाएं देते हैं। बिल्कुल। और ये जो किसान की बात कार्यक्रम है अब यहीं पर संपन्न करते हैं। आपसे फिर मिलेंगे। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत ये कार्यक्रम किसान की बात आप तक पहुंचा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।